जहां आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज़ नहीं है बिहार में। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक गांव के गरीब लोगों का जो सपना है कि उनका बाल बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, बड़ा इंसान बने, उद्योगपति बने, उनका सपना नहीं पूरा हो सकता। सामान्य तौर पे हम आप कोई भी देख सकते हैं कि किसी परिवार में फर्स्ट जनरेशन एक व्यक्ति भी अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाता है तो बाकी लोगों के विकास का रास्ता भी प्रशस्त होता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन भी जहां नहीं अभी तक बढ़ पाया है, उनके लिए आगे बढ़ना असंभव है जब तक शिक्षा की सुविधा सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उनको उपलब्ध न कराई जाए। तो इसलिए पहला वचन हमारा है लोगों से कि आप मौका दीजिए। जब देश के बाहर दिल्ली इत्यादि जगहों पे सरकारी स्कूल में अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो बिहार में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और इसके लिए हमने मुख्य रूप से कहा है कि जिस तरह से नवोदय विद्यालय भारत की सरकार चलाती है, उसी तर्ज पे हम तमाम जिलों में एक एक विद्यालय जिसमें गरीब घर के बच्चे फ्री में उनका रहना, फ्री में खाना, पढ़ाई फ्री में, कपड़ा फ्री में, हर तरह से सब फ्री व्यवस्था उनके लिए होगी। रेसिडेंशियल स्कूल नवोदय विद्यालय जिस तरह का होता है उस तरह का स्कूल होगा, जिसमें शिक्षक भी साथ साथ रहेंगे, 24 घंटा शिक्षक का भी आवास उसी में होगा। तो इस तरह से प्रत्येक जिला में हम एक विद्यालय खोलेंगे, जिस विद्यालय उसके अतिरिक्त और भी नेत्रहाट और सिमुलतल्ला, पहले नेत्रहाट था झारखंड में बंटने के पहले, चला गया झारखंड में, तो सिमुलतल्ला में दूसरा विद्यालय अभी चल रहा है। उसी तरह का विद्यालय हम बिहार के अलग अलग हिस्सों में खोलेंगे, जिसमें सारण, चंपारण, कोसी, शाहबाद, सब जगह 5 विद्यालय उस तरह का नया हम खोलेंगे, जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर शेख फातिमा विद्यालय होगा। और उसमें जो अति पिछड़ा समाज के बच्चे हैं, जो दलित परिवार के बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए मुख्य रूप से यह स्कूल होगा। तो ऐसा विद्यालय हम खोलेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हम करेंगे, इसका भी वचन लोगों को देते हैं। सरकारी अस्पताल हम दुरुस्त करेंगे हर तरह से। और फिर 200 की आबादी पर प्रत्येक गांव में, माफ कीजिएगा 2000 की आबादी पर एक गांव क्लिनिक बनाएंगे। 2000, प्रत्येक 2000 की आबादी पर एक गांव क्लिनिक बनाएंगे। और शहर में वार्ड के स्तर पे हर वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक हम बनाएंगे। आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की सुविधा, पेशेंट के लिए बेड और फिर बाकी सुविधाएं भी हम देंगे। चमकी बुखार जो बिहार में दशकों से, कई वर्षों से हर साल इसके चलते बच्चे मरते हैं, गरीब घर के बच्चे, तो कुपोषण रोकने के लिए भी हम करेंगे। और साथ ही साथ चमकी बुखार के रोकथाम के लिए अलग से हम इंतजाम करेंगे। सीमांचल, कोसी और जो पिछड़ा इलाका है, उन इलाकों में हम सुपर मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई दवाई के अलावा कमाई, जो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग, नौजवान, मजदूर परेशान होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, सिर्फ पेट पालने के लिए वहाँ घूमते रहते हैं, उनके लिए बिहार की धरती पर ही रोजी रोटी, रोजगार की उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे। और उसके लिए कई काम करने होंगे, इसका भी वचन हम बिहार की जनता को देते हैं। जो काम
रोजगार सृजन के लिए करना है, उसमें मुख्य रूप से 2 तरह का इंतजाम होगा। एक तो तुरंत लोगों को रोजगार मिल पाए और एक थोड़ा समय लगेगा उद्योग इत्यादि की स्थापना करने में, तो उसमें अस्थायी रूप से लोगों की समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। तो जो तुरंत रोजगार मिले उसके लिए भारत की सरकार जो मनरेगा चलाती है उसी के तर्ज पे हम बिहार सरकार के खर्चे से योजना चलाएंगे, जिस योजना का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती कृषि रोजगार योजना उसका नाम होगा। इसमें मुख्य रूप से किसान के खेत में जो मजदूर काम करते हैं, यह मांग देश भर से उठती रही है भारत सरकार के समक्ष कि भारत सरकार मनरेगा में ऐसी व्यवस्था करे कि किसान के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसका भुगतान मनरेगा के फंड से हो, ताकि मजदूरों को रोजगार भी मिले और किसानों को भी सहूलियत मिले। तो भारत की सरकार अब तक इस मांग को नहीं कर पाई है, तो बिहार सरकार के खर्चे से अलग से हम एक उस तरह की योजना चलाएंगे जिसका नाम हमने कहा स्वामी सहजानंद सरस्वती कृषि रोजगार योजना। विशेष रूप से किसानों के खेत में मजदूर काम करेंगे, उनको मजदूरी मिलेगी और किसान को सहूलियत मिलेगी और रोजगार का इससे अवसर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। साथ ही साथ छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी रोजगार सृजन के लिए। तो जिन जिलों में, जिन इलाकों में जिन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा किसान भाई करते हैं, उन उत्पादों पर आधारित उन इलाकों में उद्योग की स्थापना सरकार भी करेगी और साथ ही साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको आकर्षित करने की भी हम नीति बनाएंगे। और उसके लिए हमने कुछ बात इसमें कही है, जमीन उनको उपलब्ध कराने का मामला हो या छोटा से छोटा इशू बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, इसके लिए इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम हम बनाएंगे। कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको ज़मीन चाहिए, बाकी सुविधा चाहिए, तो एक जगह आकर आवेदन करेगा और वहाँ से सारी चीज़ों को उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे। और फिर उसमें जो जिन चीज़ों का उत्पादन करेंगे उद्योग की स्थापना के बाद उत्पादन, उन चीज़ों के लिए हम सरकार जो अपने विभाग में किसी भी चीज़ का उपयोग करती है, मान लिया कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग सरकार के विभाग में, पर्दा बनाने के लिए कपड़ा का उपयोग, तो इन चीज़ों की खरीदगी उन्हीं उद्योगों से, जो उद्योग बिहार में होंगे, उन्हीं उद्योगों से खरीदकर राज्य सरकार का कोई भी विभाग बाध्य होगा कि उन्हीं चीज़ों का उपभोग करे, ऐसा हम नियम बनाएंगे। तो इस तरह से कमाई के लिए रोजगार सृजन और किसानों की आमदनी को बढ़ाना, दोनों इसमें साथ साथ है। कुछ चीज़ जो एमएसपी के दायरे से बाहर है, भारत सरकार से बार बार प्रयास के बाद भी भारत की सरकार नहीं खरीदती है, तो उसके लिए स्पेशल उसी की तरह बिहार सरकार अलग से उन उत्पादों के लिए जो भारत सरकार नहीं खरीदती है, अलग से हम एमएसपी का निर्धारण करेंगे और बिहार सरकार अपने खर्चे से उसको खरीदने का काम करेगी। तो यह सब उसके लिए है। और फिर किसानों के लिए विशेष रूप से और भी कुछ योजना हम चलाएंगे। अनुदानित दर पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे बिजली खेती के लिए हम किसानों को देंगे। और कोल्ड स्टोरेज और कृषि उपज के रख रखाव की व्यवस्था हम जिलावार करेंगे। हर जिला में कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। और जिस तरह से सुधा अपने यहाँ चल रहा है, सुधा दूध की खरीद करता है, प्रोडक्ट बनाता है, फिर मार्केट में लाता है, उस तरह का कोऑपरेटिव हम फल सब्जी इत्यादि के लिए भी अलग से कोऑपरेटिव बनाएंगे। और जिस तरह से सुधा का सेंटर होता है, लोग वहाँ दूध बेचते हैं, उस तरह से हम सेंटर बनाएंगे अलग अलग, और वहाँ से फल सब्जी का उत्पादन भी किसान करेंगे, तो वहाँ से खरीदगी होगी और उसको भी फिर कहीं भंडारण करके उसका प्रोसेसिंग करके
जो प्रोडक्ट होगा फिर मार्केट में जाएगा, तो किसान का जो सामान, जिन चीज़ों का उत्पादन किसान करेंगे उनको बिक्री में भी मार्केट मिल जाएगा, उनको लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और रोज़गार का सृजन भी वहाँ होगा। तो किसान और रोज़गार दोनों को जोड़कर, क्योंकि कृषि क्षेत्र बिहार में ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार सृजन का स्कोप है, तो इसका भी हम लाभ लेंगे और लोगों को इस बात का भी वचन दे रहे हैं। उसके साथ साथ कार्रवाई, जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाना। बिहार की सरकार लाख दावा करती है, लेकिन हर तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या, लूट इत्यादि रोज की घटना बन गई है। और रिकॉर्ड देखा जाए तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से 15 साल बनाम 15 साल लोग कहते हैं, लेकिन पहले जितनी घटना हो रही थी उन घटनाओं में आज इजाफा हुआ है। तो उन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक्शन जल्दी से जल्दी हो, और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार है विभिन्न विभागों में उसको रोकने के लिए हम सख्त से सख्त नियम बनाएंगे। तो कार्रवाई के अंतर्गत हमारा यह है। इसमें फिर उसके बाद अंतिम जो हमारा वचन है मुख्य रूप से सुनवाई में कोर्ट में जो मामला लंबित रहता है, खास करके गरीब लोग, मजदूर लोग, किसी मुकदमा में फंस गया, अब 10 साल 20 साल लगा चलते रहता है, बेचारा जाता है, तारीख होती है, कुछ नहीं उसमें निदान निकलता, डेट पर डेट पड़ते रहता है और इस तरह से उसका मामला लंबित रहता है। तो त्वरित उसका निष्पादन हो, जो पेंडिंग केसेज है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करेंगे। और आगे जो पंच का, ग्राम पंचायत का सिस्टम है, जो सरपंच लोग हैं उनको भी अधिक से अधिक हम सशक्त बनाएंगे, ताकि उनके जुरिस्डिक्शन का जो मामला है उसका निष्पादन वही हो जाए, लोगों को कोर्ट का चक्कर न लगाना पड़े। तो इस तरह से उसके लिए करेंगे। लेकिन एक बड़ा मामला इसके संदर्भ में है जो बिहार सरकार के जुरिस्डिक्शन में नहीं है भारत सरकार के जुरिस्डिक्शन में, लेकिन उसके लिए भी बिहार की सरकार से हम हर संभव कोशिश करेंगे कि वह मामला भी जल्दी से जल्दी निपट लिया जाए। और उसके लिए हमारी पार्टी लगातार आंदोलन भी करते रही है। वह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आज व्यवस्था ऐसी है कि 250-300 परिवार के लोग ही वहाँ जज बनते हैं। वहाँ चाहे दलित परिवार के लोगों, पिछड़ा अति पिछड़ा, इनकी बात तो छोड़ दीजिए, आज तक एक महिला भी चीफ जस्टिस नहीं बन पा। यहाँ तक उसमें जो सिस्टम है कि गरीब ब्राह्मण परिवार का भी कोई नौजवान पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, वह भी चाहे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बन जाए, तो उसके लिए भी रास्ता वहाँ बंद है, नहीं बन सकता, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं। वहाँ कुछ लोग बैठकर जज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, यही सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम। उस सिस्टम को समाप्त करके जैसे एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए परीक्षा होती है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ भी उसी तरह का इंतजाम हो, ताकि किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, तेज विद्यार्थी हो, जज बनना चाहता हो तो उस एग्जाम में बैठे और उसमें जो पास करे, कंप्लीट करे तो जज बन पाए।